एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो हमारी पोल साइंस है उसके क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे। आज हमारा चैप्टर 4 भारत के विदेश संबंध होने वाला है। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने सारे ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखे थे। आज हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक। इनकी शब्द सीमा 120 शब्द है और 4 अंक के ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति का आधार क्या है, समझाइए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय विदेश नीति मैत्री एवं सह अस्तित्व पर आधारित है। यानी कि मित्रता से देशों के साथ रहो, अन्य देशों के साथ, और सह अस्तित्व यानी कि साथ में सभी का अस्तित्व बना रहे, इस तरह की विदेश नीति भारत की है। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, विश्व में आज अलगाववाद हेतु कोई स्थान नहीं है। हम दूसरों से अलग रहकर जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें या तो संयोग करना चाहिए अथवा युद्ध। हम शांति चाहते हैं, अपना वश चलते हम किसी भी देश के साथ लड़ाई नहीं चाहते। भारत की स्पष्ट मान्यता है कि यदि हम सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया तो परमाणु हथियारों से संपूर्ण संसार का विनाश हो जाएगा। अपनी सह अस्तित्व की नीति की वजह से भारत ने विश्व के विभिन्न देशों के साथ मैत्री संधियां की है। तो कुल मिलाकर भारत की जो विदेश नीति है वो सह अस्तित्व की नीति पर आधारित है। तो ये इसका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, सार्क संगठन में भारत की भूमिका को समझाइए। जो सार्क संगठन है उसमें भारत की क्या भूमिका है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सार्क संगठन में भारत की भूमिका। सार्क की जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ है, तो बांग्लादेश में, ठीक है। सार्क की स्थापना के समय इस संगठन में क्षेत्र के 7 देश थे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल है, ठीक है। अब भारत की सार्क संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि भारत सार्क के सभी देशों के साथ सीमाओं के अलावा भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर भारत जुड़ा हुआ है। भारत सार्क में न सिर्फ क्षेत्रफल व संख्या के लिहाज से 70% हिस्सेदारी रखता है, वर्तमान में हमारा अन्य सार्क देशों के साथ व्यापार 15 बिलियन डॉलर है, सॉरी। यह दक्षिण एशियाई देशों की भारत पर निर्भरता को दर्शाता है। यानी कि इस तरीके से हम सार्क देशों में फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमने वहाँ पर उनका सहयोग किया हुआ है, इसलिए सार्क के देशों में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं अब सार्क के 8 सदस्य देशों में से 4 पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। यानी कि देखो, भारत बीच में, और सार्क के जितने भी देश है वो भारत के आसपास है। सार्क के किसी और देश की स्थिति ऐसी नहीं है, कोई और देश ऐसा नहीं है, और यही बात हमें कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है, ठीक है। उसके साथ चाहे अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव या नेपाल, आर्थिक रूप से भारत सभी का सहयोग करता है। इस प्रकार सार्क में अपनी भूमिका का निर्वाह भारत कर रहा है। तो ये भारत की सार्क में भूमिका है। स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है। भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार योगदान देता है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रबल समर्थक है, यानी सपोर्टिव करता है, उसमें पूर्ण आस्था यानी कि विश्वास रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान यानी कि उसकी भूमिका को निम्न बिंदु से समझ सकते हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का परिपालन। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। उसने प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का पालन किया। 1948, 1963, 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश पर भारत ने युद्ध विराम किया, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान तथा विश्व शांति की स्थापना में सहायता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। उदाहरण, कोरिया, हिंद, चीन, कांगो तथा मिस्र इत्यादि देशों की समस्या को हल करने में भारत का योगदान दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में योगदान। भारत ने शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली तथा उसके संगठन में सहभागिता की है। वर्तमान में लगभग 140 भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में कार्यरत हैं। भारत के सीवी नरसिंह महासचिव कार्यालय के उप सचिव के 2 दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इनसे पूर्व भी अनेक भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ में उच्च पदों पर सुशोभित रह चुके हैं।
ठीक है। उसके बाद साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का तीव्र विरोध किया है। जिन राष्ट्रों ने अपने आप को साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराने हेतु संघर्ष किया, उनका भारत ने पुरजोर समर्थन किया है और इस तरीके से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करता है। ये इसका आंसर है। टेक अ स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक और फिर ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब प्रश्न क्रमांक 4 है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। जो हमारी विदेश नीति है उसको कौन प्रभावित करता है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो स्क्रीन पर जैसा आप देख सकते हैं, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख तत्व। भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है भौगोलिक परिस्थितियाँ। जो आसपास की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं विदेश नीति को डिफाइन करती है। उसके बाद भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व राजनीतिक मूल्यों ने भी देश की विदेश नीति को प्रभावित किया है। भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाला एक अन्य तत्व देश का घरेलू वातावरण के अंदर का कैसा एटमॉस्फेयर है। ठीक है। उसके बाद भारत की विदेश नीति को तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने भी प्रभावित किया है। जिस तरीके का विश्व में माहौल होगा उस तरीके की किसी भी देश की विदेश नीति बनेगी, तो उसने भी काफ़ी प्रभावित किया है हमारी विदेश नीति को। तो ये 4 प्रमुख तत्व थे जिन्होंने प्रभावित किया। तो स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता नीति अपनाए जाने के कारणों की समीक्षा कीजिए। आप सबको पता है भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला कारण है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के विरोध स्वरूप। भारत ने लंबी समय अवधि तक साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद की त्रासदी को सहा, अतः उसने इस व्यवस्था के विरोध स्वरूप गुटनिरपेक्षता की नीति को चलाने या फिर अपनाने का मन बनाया। ठीक है। तो क्योंकि भारत ने इतनी सारी गुलामी सही थी, तो वो नहीं चाहता था कि आगे भी उसके साथ ऐसा हो, इसलिए उसने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। दूसरा, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की इच्छा। देखो, भारत को एक लंबी लड़ाई लड़कर स्वतंत्रता मिली थी। अब वह चाहता था कि लंबे समय तक शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके। चूँकि उस समय की परिस्थितियों में किसी भी गुट में शामिल होने का तात्पर्य उसके समर्थक देशों के साथ युद्ध में अपनी सहभागिता देना है। इस विकट परिस्थिति को टालने हेतु भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने का फैसला किया। उसके बाद राष्ट्रीय आज़ादी की भावना। यदि भारत किसी गुट में मिलता तो उसे किसी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती। नव स्वतंत्र भारत स्वरूप से उसके लिए अपनी नीतियों का निर्माण करने की दृढ़ संकल्प या इच्छा रखता था, अतः उसने गुट निरपेक्षता की नीति को ही अपने लिए अधिक उपयुक्त समझा। देखो, अगर भारत किसी भी ग्रुप में जाता तो उसको फिर उसके ग्रुप का सदस्य बनना पड़ता, तो उसकी एक तरीके से स्वतंत्रता तो हो नहीं पाती, इसलिए उसने गुट निरपेक्षता को अपनाया। उसके बाद आर्थिक विकास की आवश्यकता। भारत विश्व की दोनों महाशक्तियों एवं उनके समर्थक राष्ट्रों से आर्थिक और तकनीकी मदद प्राप्त करना चाहता था, और यह लक्ष्य किसी गुट विशेष में सम्मिलित होकर प्राप्त नहीं हो सकता था। अतः भारत ने अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए गुट निरपेक्षता की नीति पर चलने का फैसला लिया। तो ये इसके आंसर है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और फिर ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, भारत की विदेश नीति देश की समृद्धि का आधार है, व्याख्या कीजिए। जो हमने विदेश नीति अपनाई ना, उससे हमारे देश का विकास हुआ। अब ये हमें बताना है किस तरीके से और कैसे ये फ़ायदेमंद है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत की विदेश नीति देश की समृद्धि का आधार है। उपयुक्त कथन वास्तविकता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि भारतीय विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति है। चूँकि विश्व के देशों की परस्पर विरोधी गुटों में विभक्त कराने के प्रयास से संसार में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती। अगर भारत उस समय गुट निरपेक्षता की विदेश नीति नहीं अपनाता और अगर किसी देश के साथ या किसी गुट के साथ चला जाता, तो क्या होता? पूरे संसार में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, सब पूरा देश 2 भागों में बट रहा था, तो भारत को भी यही सहना पड़ता। इसलिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं को किसी गुट विशेष से संबद्ध न करके स्वतंत्र मार्ग को अपनाया। अर्थात भारत जिस कारण से किसी भी देश का पीछे लघु नहीं बना, यानी कि उसके पीछे चलने वाला नहीं बना, उसने खुद की नीति अपनाई तथा राष्ट्रीय हित को उसने सर्वोपरि माना, यानी कि खुद के हित को सर्वोपरि माना, जिससे भारत का क्या हो गया? विकास हो पाया। ठीक, तो ये कारण है। उसके बाद भारतीय विदेश नीति की एक अन्य विशेषता यह है कि भारत की वह हथियारों की होड़
का विरोध करता है। भारत का मानना है कि इस प्रतिस्पर्धा में आपस में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए नुकसानदायक है। इसलिए भारत ने इस तरह की विदेश नीति अपनाई और ये विदेश नीति हमारे देश के विकास व समृद्धि का आधार बनी। ठीक, अगर हम शस्त्रों की दौड़ में शामिल हो जाते, गुटों में चले जाते, तो आज हम विकसित नहीं हो पाते, हम सिर्फ पिछलग्गू देश बन के रह जाते। तो ये इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 7 है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। और उसी के बाद अगर आप प्रश्न क्रमांक 8 को देखेंगे कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। और उसी के बाद अगर आप प्रश्न क्रमांक 9 को देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता नीति के प्रमुख उद्देश्य लिखिए, तो तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर बनेगा, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है? भारत की विदेश नीति। अब यहाँ पे भी यही पूछा है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य, और जो उद्देश्य है वही सिद्धांत है। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस का एक आंसर देखते हैं। आप देख सकते हैं भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत, भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य, सिद्धांत तथा उसकी गुटनिरपेक्षता नीति के प्रमुख उद्देश्य। तो इन तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, तो फर्स्टली देखो आप यहाँ पर, भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा गुटनिरपेक्षता की नीति है। इसके निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य आधारित सिद्धांत है। ठीक है, तो पहला है विश्व शांति को प्रोत्साहन। भारतीय विदेश नीति का मुख्य आधार गुटनिरपेक्षता है। इसका मुख्य लक्ष्य तनाव की प्रवृत्तियों को कमजोर करते हुए शांति की स्थापना का विस्तार है। ठीक है, शांति की संभावनाओं का विस्तार है। तो पहला है विश्व शांति को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना। दूसरा, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण तथा आधिपत्य का विरोध करना। भारतीय विदेश नीति का दूसरा प्रमुख लक्ष्य है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नव उपनिवेशवाद और रंग भेद, जो भी शोषण हो रहा है जिससे मानव सभ्यता को नुकसान होता है, ठीक है, उसका विरोध करना। साम्राज्यवाद हुआ, उपनिवेशवाद हुआ, इनके लिए। ठीक, थर्ड है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता में वृद्धि। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पालन करने वाले देशों का कोई एक गुट नहीं है, बल्कि यह तो एक आंदोलन है। इस आंदोलन को प्रोत्साहन देना ही क्या है? भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य है। उसके बाद सशस्त्रीकरण का विद्रोह। विश्व शांति का प्रबल समर्थक होने के कारण भारत की विदेश नीति सशस्त्रीकरण किए जाने का विरोध तथा निःशस्त्रीकरण का समर्थन करती है। ठीक, तो ये भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य सिद्धांत है। ठीक है, और गुटनिरपेक्षता नीति के भी सिद्धांत है। तो स्क्रीनशॉट सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं सीधे प्रश्न क्रमांक 10 पर कि करगिल संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं कि करगिल वॉर क्या था। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, करगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 में कश्मीर के करगिल जिले में हुआ एक सशस्त्र संघर्ष का नाम है। ठीक, पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिकों, करीब 5,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ। दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। भारत ने करगिल युद्ध को जीता। ठीक, तो आपको समझ आ गया करगिल युद्ध क्या है। तो कश्मीर में करगिल जिला है, वहाँ पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा करने की कोशिश की। तो इस स्थिति में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ। 1999 की बात है और इसे ही करगिल वॉर यानी कि ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत और नेपाल के संबंध को समझाइए। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत नेपाल संबंध। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है। दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है, इतने अच्छे हमारे संबंध है। खास संबंधों के बावजूद दोनों देश के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित थोड़े मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रशंसा भी जताई है। भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है वो नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूह का उभार हुआ है। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण हैं। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, जल प्रबंधन, ग्रिड के मसले पर एक साथ है। ठीक, तो कहने का मतलब ये था कि भारत और नेपाल में कुछ कहासुनी हो गई है, लेकिन फिर भी भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे चीज़ों पर भारत और नेपाल में संधियाँ की गई है। दोनों देश के नेता एक दूसरे के यहाँ आते हैं और बहुत सारे काम हो रहे हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति समझाइए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया। तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया था। नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया था। अणु शक्ति संपन्न बिरादरी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे, दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। भारत हमेशा से इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता था। भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारत ने अपना जब पहला परीक्षण किया तो इसे शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों को इस्तेमाल करने के लिए अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। देखो, भारत की परमाणु नीति ये कहती है कि आपके पास परमाणु यानी कि अणु ऊर्जा होनी चाहिए, लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी परमाणु नीति का मुख्य उद्देश्य है। बाकी जो भी डाटा मैंने आपको बताया है वो आपको लिखना है। एक बात यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आई कि अणु शक्ति संपन्न देश क्या है, तो देखो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसमें जो स्थायी सदस्य है लगभग 5 के अराउंड, तो उनको अणु शक्ति संपन्न बिरादरी के देश मानते हैं, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार तैयार करने के लिए जो पावर है वो उनको मिली हुई है, लेकिन दूसरे देश नहीं तैयार कर सकते। इसलिए भारत इस संधि का विरोध करता है और इसे परमाणु अप्रसार संधि बोलते हैं। तो इसका विरोध करता है, इसका समर्थन नहीं करता है। ठीक, तो इस प्रकार भारत की परमाणु नीति है। तो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य लिखे। तो आपको पता होगा मैंने इसका जो पार्ट 1 अभी अपलोड किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 प्रमुख उद्देश्य, उसी में मैंने आपको चारों उद्देश्य बता दिए थे। ठीक, तो वहीं पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी पूरी पीडीएफ नहीं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 4। ठीक, तो आई होप इससे आपको हेल्प होगी। ठीक है, और अगर हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।